मैं लाइव टॉप एकेडमी से योगेंद्र और आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा हिंदी में समास। और समास ऐसे नायाब तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो आज मैं अपने एक छोटे से वक्तव्य से आप लोगों को जो है शुरुआत करूंगा जो है हिंदी में समास का, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, तो आज हम इस तरह से पढ़ेंगे समास। ठीक है, और समास ऐसा चैप्टर है, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें हिंदी पूछी जाती है और समास न पूछा जाता हो। बिल्कुल पूछा जाता है, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग परीक्षा में देखते ही आंसर को ट्रिक कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। नायाब तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं समास। समास और समास में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जामिनर पूछता है, सारा चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि समास किस शब्द से मिलकर बना है। समास किस शब्द से मिलकर बना है? तो समास जो हमारा है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा है सम और दूसरा है आस। क्या है? आस। इसी दो शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना है? समास। और जो ये आस शब्द है ये अस धातु से बना है। अस धातु है। ठीक है, तो सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, सम्यक रूप से। और आस का अर्थ होता है बैठाना, बैठाना। ठीक है, आस का अर्थ होता है बैठाना और सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से। लेकिन किसको बैठाना? किसको बैठाना? शब्दों को या पदों को। इसी को हम क्या कर सकते हैं? पदों को। क्या हम लिख सकते हैं? पदों को, पदों को। सम्यक रूप से पदों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। एक लाइन में सम्यक रूप से पदों या शब्दों को पास पास बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो अब ये तो समास का हमारा समास शब्द का किस शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अब कह रहा है कि समास का विलोम क्या होता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, समास का विलोम। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक बेटा, अब देखिए कह रहा समास का अर्थ क्या होता है? अर्थ। तो समास का अर्थ होता है, क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, संक्षेप। इसी को हम कह सकते हैं संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण। इसी को हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं समास के अर्थ में पदों को छोटा करना। किसको? पदों को छोटा करना। पदों को छोटा करना, ये भी समास के अर्थ में आता है। किसको? पदों को छोटा करना। ठीक है, तो समास का हमारा क्या हो गया? किस शब्द से मिलकर बना है, क्या अर्थ है समास, और समास का
विलोम क्या होता है, समास का अर्थ क्या है, संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण या पदों को छोटा करना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ शर्त होती है, समास की शर्त। कह रहा शर्त क्या है, तो कम से कम 2 पद होने चाहिए तभी, यानी 2 पद होंगे तभी समास होगा, नहीं तो समास नहीं होगा। यानी समास के लिए 2 पदों का होना, 2 पदों का होना, ये पहली शर्त हमारी है कि समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए। अगर 2 पद होगा तभी समास होगा, अगर 1 पद है तो समास नहीं होगा। 2 पद होगा तभी समास होगा। अब आप लोग कहेंगे सर अगर 1 पद है तो समास नहीं होगा और 2 पद होगा तो समास होगा, अगर 2 से ज़्यादा पद दे दिया तब क्या होगा? बिल्कुल सही, अगर 2 से ज़्यादा पद है तब देखिए क्या होता है, तब हमारा केवल और केवल द्वंद्व समास होता है। देखिए कह रहा है 2, अगर 2 पद से ज़्यादा पद हो तो वहाँ केवल द्वंद्व समास होगा। कह रहा अगर 2 पद से ज्यादा पद होगा तो केवल वहां द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, कह रहा अगर 2 पद से ज्यादा पद है तो केवल और केवल द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा? देखिए कह रहा है कैसे होगा, जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल, जैसे तन मन धन और बढ़ा दिया हमने लिख दिया जन। अब देखिए 2 पद होगा तो समास होगा, लेकिन अगर 2 पद से ज्यादा पद हो गया, जैसे तन मन धन जन, कई पद हो गए तो यहां केवल और केवल द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, पूछा जाता है इस तरह कि 2 पद से ज्यादा होगा तो कौन सा समास होगा? केवल और केवल द्वंद्व समास होगा। और जैसे देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया राम लक्ष्मण और यहां कर दिया क्या है, भरत, और आगे आप लोग लिख सकते हैं शत्रुघ्न। ठीक है, देखिए 2 पद से ज्यादा पद हुआ तो कौन सा समास? केवल और केवल द्वंद्व समास होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हमको पढ़ना है, इस नायाब तरीके से पढ़ना है, ताकि परीक्षा में हमको एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे न, धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। अब देखिए कह रहा है शर्त 2 पदों का होना तो तय है, 2 पद होंगे तभी समास होगा। ठीक है, 1 पद होगा तो समास होगा नहीं, अगर 2 पद से ज्यादा है तब हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरह। और आगे हम बढ़ते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, अब समास कितने प्रकार का होता है? ठीक है, समास कितने प्रकार का होता है? ठीक है, समास देखिए एग्जामिनर पूछता कैसे है, एग्जामिनर कैसे पूछता है। ठीक है, उसके पूछने के आधार पर है कि समास कितने प्रकार का होता है या समास किसे कहते हैं। कभी कभी यही पूछ देता है समास किसे कहते हैं, तो समास की परिभाषा देख लीजिए। समास किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? परिभाषा। परिभाषा तो उस तरह पूछता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर है, कुछ भी बेटा पूछ सकता है। चलिए देखिए परिभाषा क्या है। कह रहा 2 पदों या
शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों को हटाकर उनको पास पास बैठाना समास कहलाता है। ये डिफिनीशन है समास की। समास किसे कहते हैं? तो दो पदों या शब्दों को, दो पदों या शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्ह को हटाकर उनको पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। जैसे हमने क्या है, समासिक पद क्या होता है? देखिए जैसे होता है ना राजपुत्र, तो इस तरह से देगा राजपुत्र में कौन सा समास है? जब इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या बनता है? राजा का पुत्र। क्या बनता है? राजा का पुत्र होता है ने, राजा का पुत्र। अब देखिए का को हटा के लिख दिया राजपुत्र, लिख दिया ने, ये हमारा समासिक पद हो गया। तो परिभाषा यही हमारी कह रही है, परिभाषा भी यही कह रही है कि दो पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह को हटाकर पास पास बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बिल्कुल सही। इस तरह से तो कह रहा है कि समास की परिभाषा, फिर कह रहा है अब समास के प्रकार। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया। अब कह रहा समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है? अब ये एग्जामिनर के पूछने के ऊपर है कि कैसे पूछता है क्वेश्चन। समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार। अब देखिए अगर पूछा जाता है इस तरह से कि प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताएंगे 4। अगर कहेगा प्रधानता के आधार पर या अप्रधानता के आधार पे तो समास के कितने प्रकार? 4। अगर पूछेगा समास के कितने प्रकार, ये तो हमारा प्रधानता के आधार पर है, ठीक है। अगर कहेगा समास के कितने प्रकार तो 6 प्रकार। कैसे? अभी मैं बता रहा हूं, अभी के अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए जब कहेगा कि समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर तो 4 कह रहा प्रधानता, प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर, के आधार पर समास के प्रकार तो कितने प्रकार का? 4 प्रकार, ठीक है। अब देखिए 4 प्रकार में पहला क्या है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, समास। और तीसरा क्या है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास,
ठीक है। ये प्रधानता अथवा अप्रधानता के आधार पर है। देखिए कह रहा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये प्रधानता के आधार पर है। कैसे है देखिए, कह रहा अब देखिए ये जो तत्पुरुष समास है इसका भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, और इसी का एक भेद होता है क्या है, द्विगु यानी द्विगु समास। एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। ये तत्पुरुष के भेद होते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पे 4 ही प्रकार का होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है जो अव्ययी भाव होता है इसका कह रहा प्रथम पद प्रधान, कह रहा द्वितीय पद गौड़ होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद क्या होता है, गौड़ होता है। अब देखिए इसी प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। परीक्षा में आता है पूर्व पद उत्तर पद, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूर्व पद कहेगा तो प्रथम पद, इस तरह क्वेश्चन बनता है और बनेगा ही। पूछता है वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौड़ होता है, तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। या अब देखिए तत्पुरुष, तो तत्पुरुष का हमारा कह रहा द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और कह रहा है प्रथम पद गौड़ होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास जो है इसका द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है, या उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, तो तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष का लड़का कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु, तो अब बताइए तत्पुरुष का अगर द्वितीय पद प्रधान है, उसी का है लड़का कर्मधारय, तो उसका द्वितीय पद प्रधान नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर यह यादव बिरादरी का है तो कर्मधारय क्या दूसरी बिरादरी का होगा, नहीं, वो भी यादव का ही होगा, इसलिए इसका भी दूसरा ही पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए कह रहा जो द्वंद्व समास है इसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान, यानी पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होता है किसका, द्वंद्व समास का। और वर्तनी सुधार में देता है द्वंद्व, ऐसे लिखा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है द्वंद्व, इस तरह। बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। लाइव टॉप एकेडमी से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को गलत नहीं करना है, एक ही प्रयास में आप लोगों को सफलता लेनी है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए और अब कह रहा है जो बहुब्रीहि है इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तब क्या होता है, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है किसका, बहुब्रीहि समास का। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे, अगर कहेगा प्रधानता
या अप्रधानता के आधार पे 4 हुए। अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद गौण, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान, प्रथम पद गौण, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि का कोई भी नहीं, तो 4 ही हुए। और कहेगा कि अगर इस प्रधानता को मिटा दिया, प्रधानता को, अप्रधानता को अगर मिटा दिया, कह दिया समास के कितने प्रकार, तो आप लोग कहेंगे 6 प्रकार। एक कर्मधारय भी हो जाएगा और द्विगु हो जाएगा, इसकी भी गणना होगी। तो आप लोग लिखेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, तब हमारा 6 होगा, 6 प्रकार। तो आप लोग देखेंगे परीक्षा में कि कैसे पूछा जा रहा है, इस तरह से आप लोग लगाएंगे। अब आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा अगर प्रधानता या अप्रधानता से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है, कभी नहीं गलत होगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए, नायाब तरीके से पढ़िए और हमारे लाइव टॉप एकेडमी के ऐप पर जाइए और वहाँ से सारी चीज़ वहाँ अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छा।